बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लैप्लास करेक्शन। तो जी लैप्लास करेक्शन क्या है, इससे पहले हमने न्यूटन का एक अजम्पशन पढ़ा। न्यूटन के अजम्पशन में जो हमने वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था उसमें कोई कन्फ्यूजन थी, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को ठीक करने के लिए एक और साइंसदान आया जिसने कहा कि न्यूटन भैया जो आपने फार्मूला दिया है ना वेलोसिटी का, वो तो ट्रू नहीं है, उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो न्यूटन ने कहा कि भाई साहब आप बता दें इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप करेक्शन कर दें, ठीक है। तो लैप्लास ने उसकी जो है ना उस फार्मूले की करेक्शन की। आज हम पढ़ेंगे कि उसने क्या करेक्शन की और क्या रिजल्ट आए। तो हमारे पास कौन सा आज का टॉपिक है जी, लैप्लास आपके पास है करेक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसने क्या कहा था, इसने हमें ये कहा था कि आपके पास, जैसा कि हमने न्यूटन ने ये बताया था, न्यूटन ने हमें, पहले न्यूटन की बात करते हैं, उसने हमें क्या बताया था। उसने हमें ये बताया था कि आपका ड्यूरिंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान क्या होता है कि जी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके कहने का मकसद क्या था, उसके बाद कहने का मकसद था ये हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारे पास लूप है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की, ठीक है। जब हमारी साउंड यहाँ पर टकराती है ना, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके पास ये वाला जो लूप होता है वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो यहाँ पर क्या पैदा होता है जी, रेयरफैक्शन पैदा होता है। जब ये टूटता है किसी आगे वाले लूप के साथ टकराता है तो यहाँ पर पैदा होता है कंप्रेशन, ठीक है। इसी तरह ये वाला टूटता है तो यहाँ पर पैदा हो गया रेयरफैक्शन, यहाँ पर रेयरफैक्शन पैदा हो गया। इसी तरह फिर आगे यहाँ ये इसके साथ टकराएगा तो कंप्रेशन पैदा होगा, ठीक है। इसी तरह हमारी साउंड क्या करती है जी, ट्रैवल करती है। न्यूटन ने हमें ये कहा था कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मींस क्या है कि जब आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता था, ठीक है। अब स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं आती कि टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है कि एनर्जी हम जानते हैं कि ना ही तो उसको फना किया जा सकता है, ना तबाह किया जाता है, कि बल्कि एनर्जी एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होती है, ये हमने पढ़ा ना। तो न्यूटन ने भी इस अजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए, देखते हुए उसने कहा कि ड्यूरिंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान जो आपका टेम्परेचर है ना वो आपका कांस्टेंट रहता है। यानी उसके कहने का मकसद ये था कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर 10 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, जब यहाँ पर 10 केल्विन टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर की कमी है। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 7 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी मान लीजिए कि आपके पास 10 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आपका 10 केल्विन है, यहाँ पर भी 10 केल्विन है। तो उसका कहना ये था कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर 10 केल्विन होगा तो यहाँ पर क्या आएगी, चेंज आएगी। यानी जब ये आपके पास कंप्रेक्शन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर 7 केल्विन रह जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 7 केल्विन रह जाएगा तो जो 3 केल्विन कम हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 13 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 30 केल्विन हो जाएगा तो यहाँ से पीछे से फिर कोई टेम्परेचर आएगा तो यहाँ पर पहले आपका 7 केल्विन था, यहाँ 3 केल्विन टेम्परेचर की कमी हुई। तो जब कमी हुई तो पीछे से एक टेम्परेचर आएगा, ये भी आपके पास 10 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 केल्विन हो गया तो इसका मतलब है ये 3 इसमें ऐड हुआ है, 3 आगे ट्रांसफर होगा, वो आगे आपका 13 केल्विन हो जाएगा। जब 3 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ये आपका 10 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास 13 है तो जब इसने आगे ट्रांसफर होना है ये 10 केल्विन हो जाएगा और आगे आपका 13 केल्विन हो जाएगा। तो उसके कहने का मतलब ये था कि टेम्परेचर में यहाँ पर कमी तो आती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान, लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ही रहता है। जितना टेम्परेचर यहाँ पर होता है आगे वाला टेम्परेचर उतना ही वहां पर, उतना ही वहां पर। यानी उसने कहा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो हमारे पास लैप्लास था, लैप्लास ने ये कहा था कि भाई साहब ऐसा नहीं होता, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों नहीं रहता, उसने ये कहा था, उसने कहा कि आपके जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जो प्रोसेस हैं वो इतने फास्ट हो रहे होते हैं
कि उनको हीट है, जो हीट है उनको ट्रांसफर करने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, यानी अगर आपके पास यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 10 केल्विन टेम्परेचर है, उसका कहना ये था कि यहाँ पर टेम्परेचर की कमी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर 10 केल्विन टेम्परेचर है, तो जहाँ रेयरफैक्शन है आपका, ठीक है, उसमें भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, उसमें जितना टेम्परेचर है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पर 7 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसका कहना ये था कि जो आपका टेम्परेचर होता है ना, अगर कंप्रेशन में 10 केल्विन है, रेयरफैक्शन में आपका 7 केल्विन टेम्परेचर है, तो जो इन टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है, यानी ये वाला टेम्परेचर आके ऐड नहीं होता। क्यों ऐड नहीं होता? उसने कहा कि आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतने तेज हो रहे होते हैं कि आपको यहाँ से टेम्परेचर जो हीट है, यहाँ से कंप्रेशन से लेकर रेयरफैक्शन होने का टाइम ही नहीं मिलता, यानी दे आर रिक्वायर्ड विद नो सेकंड। ठीक है, जो सेकंड से भी कम टाइम लेते हैं, तो आपके पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान उनको हीट ट्रांसफर करने का टाइम नहीं मिलता। अगर यहाँ पर कंप्रेशन पर 10 केल्विन टेम्परेचर है, तो रेयरफैक्शन पर आपका 7 केल्विन ही टेम्परेचर रहेगा, ना कि इसमें ये वाला 3 ऐड हो जाएगा, इसको 10 केल्विन कर देगा। ठीक है, जितना टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है, जितना टेम्परेचर यहाँ पर है ये ठीक है, ठीक है। उसने ये कहा था कि ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है जी, आपने उसमें क्या किया जी, उसमें कुछ वाटर की मकदार डाली, तो आपने क्या किया, इसको नीचे से आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मकसद ये होता है कि जो आप यहाँ पर इसको हीट दें वो हीट ना पहुंचे, यानी आपने इसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, ना इसमें हीट इंटर हो रही है, ना हीट इसमें ऐड हो रही है, यानी जैसे आपका प्रोसेस है वैसे का वैसे ही है, ना इसमें हीट ऐड हो रही है ना इंटर हो रही है। इसी तरह उसने कहा कि अगर आपका यहाँ पर 10 केल्विन का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर 10 केल्विन ही होगा। अगर यहाँ पर 7 केल्विन टेम्परेचर है, तो 7 केल्विन ही टेम्परेचर होगा, कि ना कि इसमें कोई चीज ऐड हो सकती है, ना कोई इस चीज में से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट नहीं होता। ठीक है, तो ये इसलिए उसने इसको कहा कि ये आपका क्या है, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ, न्यूटन ने हमें ये कहा था कि ड्यूरिंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट उसने कहा कैसे रहता है, उसने कहा मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 केल्विन टेम्परेचर की कमी आई और वो 3 केल्विन यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया, ये आपके पास 13 केल्विन बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 केल्विन की टेम्परेचर की कमी हुई है, तो यहाँ पर पीछे से एक और टेम्परेचर आएगा, वो इसको क्या कर देगा, 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये भी 10 केल्विन हो जाएगा। अब जो आपने इसमें 3 ऐड किया था वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, आगे वाला 13 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे फिर 10 केल्विन बच जाएगा। इस तरह ये 3 आगे हो जाएगा और पीछे हमारे पास फिर 10 केल्विन बच जाएगा। तो उसका ये कहना था कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, लेकिन लप्लास ने हमें ये कहा कि भाई साहब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, आपका क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। जितना टेम्परेचर है, अगर कंप्रेशन के दरमियान उसका 10 केल्विन टेम्परेचर है तो वो उस पर ही राजी है, अगर रेयरफैक्शन के दरमियान उसका 7 केल्विन टेम्परेचर है तो वो उस पर ही राजी है। ठीक है, इसको किसी चीज की टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, जितना है वो उस पर राजी है, इसलिए उसने कहा कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्या होगी, लैप्लास करेक्शन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसने जो फार्मूला दिया, अब हम उसको प्रूव करते हैं कि कैसे इसका फार्मूला क्या ट्रू था या नहीं ट्रू था। इसने क्या कहा, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे था, उसने कहा कि आपके पास पी वी आर गैमा आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, बॉयल लॉ के मुताबिक। अब हमारे पास गैमा क्या होता है, तो गैमा हमारे पास रेशियो होती है सीपी ओवर सीवी। अब सीपी और सीवी क्या होता है, तो सीपी आपके पास होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैमा। अब मोलर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 मोल गैस है, उस 1 मोल गैस को आप कांस्टेंट प्रेशर पर रखते हुए 1 केल्विन टेम्परेचर दें और देखें कि आपके पास रिजल्ट क्या है। क्या करें, अगर आप बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप क्या करें, 1 मोल गैस लें,
1 मोल गैस को क्या करें, एट कांस्टेंट प्रेशर पर रखें। जब उसका कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आप उसको क्या करें, 1 केल्विन टेम्परेचर दें। जब आप उसको 1 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो आप उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, वही प्रोसेस कि आप 1 मोल गैस लें, 1 मोल गैस को क्या करें, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम रखें और 1 केल्विन टेम्परेचर दें। जब आप 1 केल्विन टेम्परेचर देंगे और जो आपको रिजल्ट ऑब्टेन्ड होंगे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उम्मीद है सीपीसी की आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास हो गया गैमा। ठीक है, अब हमारे पास पीवीआर कहता है कि कांस्टेंट के बराबर होता है। हम जानते हैं कि अगर तो हमारे पास कोई फार्मूला हो, यानी अगर तो हमारे पास हो a प्लस बी हो, हम उसको सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास a माइनस बी हो या a माइनस बी की 3 हो, हम उसे सॉल्व करना जानते हैं, ये हमें पता है। लेकिन बाई चांस अगर हमारे पास कोई a प्लस बी यहाँ पर गैमा आ जाए, हमारे पास कोई n पावर आ जाए, कोई s आ जाए, कोई t आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बायनोमियल थ्योरम लगाना चाहिए। अब बायनोमियल थ्योरम क्या है, तो बायनोमियल थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि 1 प्लस आपके पास x हो, उसके पावर कुछ पावर n हो, आप लिखेंगे 1 प्लस nx। ठीक है, और प्लस आपके पास होता है n माइनस 1, आपके पास 2 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर होता है, 100 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर लग जाता है जब आपके पास कोई भी पावर क्या हो, n में हो या r में हो, कोई आपके पास वेरिएबल में पावर हो। अब हमने क्या करना है जी, पहले हमें इसको देखना है कि PVR किसके बराबर होता है। तो हम PVR को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई बीकर है जी, आपके पास उसमें क्या है जी, वाटर पड़ा हुआ है ऐसे करके, ये उसमें क्या है जी, वाटर है। ठीक है, जब उसमें वाटर है तो आपने क्या किया जी, मान लीजिए कि पहला इसके पास कुछ प्रेशर P है। ठीक है, फिर एक आपके पास और बीकर है जी, ये वाला बीकर आपने ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया जी, पहले उसके पास प्रेशर था इतना, उसको नाम दे दिया आपने P। अब आपने क्या किया, इस पर और प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, इस पर क्या किया आपने, प्रेशर अप्लाई किया, तो इसको थोड़ा सा क्या हो गया, ये मान लीजिए कि आपके पास बीकर में वाटर है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, या V1 कह लें या राख है। ठीक है, तो प्रेशर उसका P था, वॉल्यूम V1 था। अब क्या किया आपने, क्या किया, उस पर प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, पहले उस पर प्रेशर इतना था, अब आपने उस पर प्रेशर और ज्यादा अप्लाई कर दिया, यानी आपने चेंज इन प्रेशर कर दिया। अब आपके पास पहले वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, इसलिए आप इसको नेगेटिव P में लिखेंगे। इसको प्लस P में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पहले आपके पास प्रेशर इतना था, अब प्रेशर आपने क्या किया है, इंक्रीज किया है। पहले आपके पास प्रेशर इतना था, अब आपने क्या किया, प्रेशर और बढ़ा दिया, इसलिए आपके पास प्लस में है। तो इसका मतलब है हम इस कुछ एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं कि आपके पास P प्लस चेंज इन P आ जाता है और साथ आपके पास V माइनस चेंज इन V आ जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर गैमा भी आएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई पावर आ जाए तो उसको बायनोमियल सीरीज लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बायनोमियल सीरीज लगाते हैं। तो बायनोमियल सीरीज की पहली शर्त ये होती है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 तो है नहीं। अब 1 हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास PVR गैमा आ गया, आपके पास P आ गया, चेंज इन P आ गया। आपने क्या किया जी, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर इसकी पावर ये है तो इसकी भी ये होगी, यहाँ से हम V गैमा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, चेंज में V बचेगा, नीचे भी आपके पास क्या बचेगा, V बच जाएगा, यहाँ पर गैमा बच जाएगा। ये वाला आपका इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी आपका P इज इक्वल टू आपके पास P प्लस चेंज इन V आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस चेंज इन V ओवर V, आपके पास ऊपर गैमा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लगानी है बायनोमियल सीरीज। तो हम यह क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सिर्फ एक टर्म की जरूरत है, बाकी सबको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इस टर्म को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जी आ गया, रिजल्ट आ गया। हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर इसको यूं, तो हमारे पास P आ गया जी। P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा P प्लस चेंज इन P आएगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, वो हमारे पास होती है 1 प्लस n, हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगेगा, माइनस आ गया। n हमारे पास r है, ये हमारे पास r आ जाएगा, ये हमारे पास चेंज इन v आ जाएगा और साथ v आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 1 प्लस nx होता है, n की जगह गैमा आ गया और x की जगह ये आ गया, ठीक है। अब सबको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, r आपके पास p आ जाएगा, चेंज इन v ओवर v आ जाएगा, चेंज इन p को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, चेंज इन p आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, चेंज इन p आ गया, r आ गया, चेंज इन v आ गया ओवर v आ गया, ठीक है। ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हमने क्या देखा, हम इसमें यहाँ पर कुछ तब्दीलियां करते हैं, वो क्या कि यहाँ पर हमारे पास चेंज इन प्रेशर है, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। जब दो चेंज इन टर्म आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास लेस है, ये हमारे पास 0.5 है। अगर हम इसको क्या करेंगे 0.5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास और छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों में चेंज आ रही है, तो इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि हमारे पास और छोटा हो जाएगा, पहले ही हमारे पास एक छोटा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको कर देंगे निगलेक्ट। अब हमारे पास क्या बचा, अब एक हमारे पास P ये है, एक P A है, ये हमारे पास P प्लस में है, ये प्लस में है, जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास बचेगा RP चेंज इन V ओवर V प्लस चेंज इन P, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब ये हमारे पास माइनस में टर्म है, इधर कर लेंगे तो हमारे पास प्लस में हो जाएगी, गैमा P आ गया, चेंज इन V आ गया ओवर V आ गया, आपके पास चेंज इन P आ गया, ठीक है। अब हमारे पास R आ गया, P आ गया, चेंज इन P कर दें, ये हमारे पास इधर क्या हो रहा है जी, इधर हमारे पास हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, चेंज इन V ओवर V आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन P, साथ आपके पास आ जाएगा जी V ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास चेंज इन V आ जाएगा। ये हमने पीछे प्रूव किया था, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बराबर होता है, पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन असम्पशन वाली, उसमें कंप्लीट हमने डिस्कशन किया है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका गैमा P इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बराबर आ गया, ठीक है, ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था कि जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, वो हमारे पास फार्मूला होता है जी, आपके पास वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ओवर आपके पास डेंसिटी होती है। हमने क्या किया जी, यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस किसके बराबर रखा जी, गैमा P के बराबर रखा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गैमा और यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास V आ जाएगा, ये हमारे पास गैमा है, गैमा हम बाहर निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्रेशर आ जाएगा ओवर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेशर ओवर डेंसिटी हमने पीछे निकाला हुआ है कि हमारे पास प्रेशर ओवर डेंसिटी किसके बराबर होता है, न्यूटन असम्पशन में आप देखना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियो देख लें, ये हमारे पास तकरीबन 279 के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने पीछे निकाला है, ठीक है। अब गैमा की बात की जाए तो गैमा की क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो गैमा की वैल्यू मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होती है। अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक की, मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करें, अगर हमारे पास हो मोनोएटॉमिक गैस, तो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1 आपके पास होती है 67। अगर हम डाइएटॉमिक की बात करें तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 1.40 से लेकर आपके पास इसकी वैल्यू होती है 1.41। और अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1.29, ठीक है, 1.29। तो हमारे पास जी यहाँ पर हमारे पास गैमा क्या है, गैमा हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में मालूम कर रहे हैं। तो एयर हम जानते हैं दो चीज़ों से मिलकर बनती है कि हमारे पास क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। तो 2 एटॉमिक है, इसका मतलब हमारे पास 2 एटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस है। तो हम यहाँ पर वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 1.41 पुट कर लें या 1.40 पुट कर लें। तो यहाँ पर हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास 1.41 आएगी, मल्टीप्लाई आपके पास ये आपके पास 279 है, ठीक है।
जब आप क्या करेंगे 1.41 का आप अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1. आपके पास आएगा 1874 आएगा। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 279 से, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 1.190 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 279 आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास तकरीबन आएगी आपके पास आ जाएगी, ये हमारे पास 279 है तो ये हमारे पास आएगी जी आपके पास आएगी इसकी वैल्यू 3 और साथ आपके पास आ जाएगी 1 आपके पास यहाँ आ जाएगी 29। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू लैपलेस करेक्शन। तो जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3232। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास लैपलेस की वैल्यू है जो वेरी क्लोज टू किसके है, जो वेरी क्लोज टू लैपलेस की, या आप कह सकते हैं जो लैपलेस की वैल्यू है ना वेरी क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। ठीक है, तो जो न्यूटन ने अजम्पशन दिया था उसके अजम्पशन के मुताबिक इसकी वैल्यू 279 थी, लेकिन जो हमारे पास लैपलेस ने इसमें करेक्शन की तो ये इसकी वैल्यू 3.31 आई, जो वेरी क्लोज थी इसके एक्चुअल वैल्यू के। इसलिए जो न्यूटन था लैपलेस के जो काम इससे बहुत मुतासर हुआ और उसने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।